आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर को कैसे खत्म कर दिया। जो काम अफगान, राजपूत और मराठास नहीं कर पाए, वो काम दूर देश से आए अंग्रेजों ने कैसे कर दिखाया। इसका आंसर जानने के लिए आपको 17th-18th सेंचुरी एडी में चल रहे पावर और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा। और इसको समझने के लिए हम चाणक्य नीति के कुछ प्रिंसिपल्स साम, दाम, दंड और भेद को समझेंगे, जिनको ना जानते हुए भी ब्रिटिशर्स ने अपनाया। आइए अब ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1600 एडी में। कुछ इंग्लिश पर्सन्स आपस में मिलकर के एक जॉइंट कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करते हैं और फिर क्वीन एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर से उन्हें ईस्ट में बिजनेस करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। ट्रेड करने के पर्पज से कैप्टन हॉकिंस और उनके बाद थॉमस रॉ मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आते हैं। वो उन्हें ढेर सारे गिफ्ट देते हुए इंग्लैंड के साथ ट्रेड करने के फायदे भी बताते हैं। पहले तो जहांगीर कुछ नोबल्स और पोर्तुगीज के दबाव में ब्रिटिशर्स को कोई भी सपोर्ट देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के बार बार अप्रोच करने के बाद और ब्रिटिशर्स से होने वाले टैक्स कलेक्शन से दिखने वाले बेनिफिट को देखते हुए आखिरकार जहांगीर उन्हें रॉयल परमिशन दे देते हैं। इसको हम चाणक्य नीति के प्रिंसिपल्स के हिसाब से साम कहते हैं। तो इसके बाद मुगल एम्पायर से ब्रिटिश को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्रीज लगाने के लिए और ट्रेड करने के लिए एक फिक्स एनुअल अमाउंट देने के बाद सारी टाइप की परमिशन मिल जाती है। परमिशन मिलने के बाद ब्रिटिशर्स सूरत, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा और पटना जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर लेते हैं। धीरे धीरे करके इन फैक्ट्रीज के आसपास सिटीज डेवलप होना स्टार्ट होती है और इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स इन सिटीज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के एम्बिशंस बढ़ने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने से उनका ट्रेड करना और ज्यादा आसान और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसी के चलते ब्रिटिशर्स 1686 एडी में मुगल एम्परर औरंगजेब के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देते हैं और इसी जंग में जो ब्रिटिशर्स की सेना थी वो बहुत बुरी तरीके से औरंगजेब की सेना के सामने हार जाती है। इस हार के बाद ब्रिटिशर्स को यह समझ में आता है कि माइटी मुगल एम्पायर को हराने के लिए साम, दाम और दंड के साथ साथ भेद नीति का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रिटिशर्स औरंगजेब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाते हैं। औरंगजेब भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हुए ब्रिटिशर्स पे 15,000 रुपए का फाइन लगाकर उन्हें माफ कर देते हैं और ये माफी ब्रिटिशर्स के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा क्रूशियल लाइफलाइन साबित होती है। मुगल एम्पायर में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर में वीक सक्सेसर्स के आने की वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होता है और इसी वीकनेस का फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स उठाते हैं। आइए देखते हैं ब्रिटिशर्स इस वीकनेस का फायदा कैसे उठाते हैं। मुगल एम्पायर की वीक होने की वजह से उस टाइम के 1717 एडी के जो मुगल किंग थे, मुगल एम्परर थे फारुखसियार, वो एक लेटर इशू करते हैं, एक परमिशन इशू करते हैं ब्रिटिशर्स के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वो उनको पूरे मुगल एम्पायर के अंदर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन देते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स अपनी इस परमिशन का मिसयूज करना स्टार्ट करते हैं तो बंगाल के नवाब ब्रिटिशर्स को इस परमिशन का यूज करने से मना कर देते हैं और बंगाल में बनी उनकी फैक्ट्री को फोर्टिफाइड करने के लिए भी रोक देते हैं। इसके बाद 1739 में प्रशिया के नवाब नादिर शाह प्रशिया को
बैड सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इंडिया पर अटैक कर देते हैं। जब नादिर शाह दिल्ली पर हमला करते हैं उस टाइम मुगल एम्पायर के जो एम्परर थे उनका नाम था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह इस वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो जो नादिर शाह वो बहुत आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और वहां से 70 करोड़ रुपए, कोहिनूर हीरा और पिकॉक थ्रोन लेकर के वापस प्रशिया लौट जाते हैं। इस लॉस से मुगल एम्पायर को की इमेज को भी लॉस होता है और इसका बेनिफिट साइकोलॉजिकली डेक्कन में मराठास को और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। पर इन दोनों पावर्स को यह पता था कि मुगल एम्पायर को गन पॉइंट पर हटाना बेवकूफी होगी, क्योंकि मुगल एम्पायर भले ही वीक हो लेकिन वो इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के ग्रेटेस्ट सिंबल थे। अवध, मराठा, हैदराबाद, बंगाल, ब्रिटिशर्स कोई भी हो, ये सभी लोग मुगल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते थे। पर ब्रिटिशर्स अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हुए थे कि वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डायरेक्ट चैलेंज कर सके, इसलिए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। आइए देखते हैं ब्रिटिशर्स ने चाणक्य नीति के भेद को कैसे यूज किया। सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल के सेनापति मीर जाफर को उनके सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ की सपोर्ट से अपने साथ मिला लेते हैं और 1757 एडी में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफर को वहां का पपेट नवाब बना देते हैं। इसके बाद 1759 में मराठास दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर शाह आलम II को प्रोटेक्शन देने की पेशकश कर देते हैं। फिर क्या था, मुगल एम्परर की सारी प्रॉब्लम्स अब मराठास की प्रॉब्लम्स थी। नादिर शाह के मरने के बाद उसका जनरल अहमद शाह अब्दाली फिर से दिल्ली पर रेड करने के लिए आने वाला था। अब्दाली को रोकने के लिए गई मराठा की सेना 1761 में थर्ड वॉर ऑफ पानीपत में बुरी तरीके से हार जाती है। मराठास की इस हार के कारण इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उधर अब्दाली भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस बैटल को जीतने के बाद वो दिल्ली पे कब्जा कर सके। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये तो नहीं डिसाइड हो पाया कि भारत का अगला शासक कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर डिसाइड हो गया था कि भारत का अगला शासक कौन नहीं बनेगा। ब्रिटिशर्स इस पॉलिटिकल वैक्यूम का पूरा फायदा उठा 1764 की बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल एम्परर शाह आलम II को हरा देते हैं और जीतने के बाद ब्रिटिशर्स मुगल एम्पायर से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग उनके बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स अपने पास ले लेते हैं।